नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है सिलाजिनेला गैमेटोफाइटिक जेनरेशन। ये टॉपिक यानी कि गैमेटोफाइटिक जेनरेशन ये आपकी टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन से। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, बायोलॉजी के पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल से जुड़कर आप कई सारे पीडीएफ ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके नॉलेज को या आपके जो तैयारी के स्तर हैं इसको और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए। चलिए, ये तो थी सामान्य सी जानकारी और अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन सिलाजिनेला, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे गैमेटोफाइटिक जनरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, व्हाट इज़ गैमेटोफाइटिक जनरेशन? तो गैमेटोफाइटिक मीन्स होता है, गैमेटोफाइट इज़ व्हाट? द प्लांट सेक्शन विच इज़ इन्वॉल्व इन गैमीट प्रोडक्शन। तो वहाँ पे आप उसको गैमेटोफाइटिक कह सकते हो, गैमेटोफाइटिक जनरेशन कह सकते हैं, जो जिस प्लांट से मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। तो सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स यानी कि प्रोथैलस दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स रेस्पेक्टिवली। यानी कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन एक ही गैमेटोफाइटिक प्लांट से होना, ये आपका क्या कहलाता है? गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ठीक है। और माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स आर व्हाट? दीज आर यूनिट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइटिक। ठीक है, गैमेटोफाइट्स। अब देखिए, आपको ध्यान ये देना है कि मेल को हम माइक्रोस्पोर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को मेगास्पोर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि माइक्रोस्पोर्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू मेगास्पोर्स। ठीक है, चलिए, तो थी कॉन्सेप्ट वाली बात। अब बात करते हैं स्पोर्स के बारे में। तो स्पोर्स जो माइक्रोस्पोर्स हैं यहाँ पे जनरली इनका साइज होता है फ्रॉम 0.0015 टू 0.015 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, और इनका शेप होता है स्फेरिकल और कभी कभी राउंडेड शेप में भी देखा गया है। और इनके ऊपर डबल लेयर प्रोडक्शन होती है और जो आउटर वॉल होती है वो जनरली थिकर होती है, जिसे एक्सोस्पोर या एक्साइन के नाम से जाना जाता है। ये वॉल यानी कि जो एक्साइन होती है थोड़ा सा ऑर्नामेंटेड होती है, यानी कि उस पर आपको कुछ कांटे लाइक स्ट्रक्चर उगे हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ऑर्नामेंटेड होती है, मतलब थोड़ा सा सजावटी होती है। वाइल जो इनर वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है और इसे इंटाइन के नाम से भी जाना जाता है और इसका फंक्शन होता है इंटरनल जो स्पोर है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ आपका। आगे देखिए, जो मेगास्पोर्स होता है जनरली ये लार्जर होता है एज कम्पेयर टू माइक्रोस्पोर्स, जो जैसा कि हमने अभी बात करी। तो 1.5 टू 5 मिलीमीटर का जो डायमीटर होता है मेगास्पोर्स का और टेट्राहेड्रल इनका शेप होता है। ठीक है, और इनके अंदर ट्राई रेडिएट रेजिस नज़र आते हैं, जैसा कि आपने रिक्सिया के केस में देखा था। जो मेगास्पोर है यहाँ पे इसके पास 3 वॉल्ड लेयर्स होती हैं, यानी कि मेगास्पोर के ऊपर, मेगास्पोर यानी कि जो फीमेल गैमेट होती है इसके ऊपर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जिसे एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर, एंडोस्पोर के नाम से जाना जाता है। तो टोटली आप कहेंगे कि 3 लेयर्स है जिनके द्वारा मेगास्पोर कवर्ड होता है, यानी कि फीमेल गैमेट जो है वो 3 लेयर्स के द्वारा कवर्ड होती हैं। कौन सी लेयर्स होती हैं? पहली लेयर है एक्सोस्पोर, दूसरी है मीजोस्पोर और थर्ड लेयर है आपकी एंडोस्पोर। अब देखिए, यहाँ जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं जनरली ये एक मेल प्रोथैलस के अंदर डेवलप करते हैं और मेगास्पोर जो होती है ये फीमेल प्रोथैलस के अंदर डेवलप करती है। प्रोथैलस आपने एक मेजर टर्म में कहा, अगर माइनर टर्म्स में आप बोलेंगे तो उसे फीमेल प्रोथैलाई कहा जाता है। तो एक ये समझने वाली बात हुई आपके लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो जितना भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है आप सभी के लिए थोड़ा बहुत फैमिलियर होगा और आपने इसे ईजिली समझा होगा। चलिए, अब बात करते हैं स्पोर्स की स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी आपने थियोरेटिकली देखा कि स्पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब विद द हेल्प ऑफ इमेज वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर।
चलिए, अभी तो हमने बात करी स्पोर्ट्स की थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में। अब हम ग्राफिकली यानी कि विद द हेल्प ऑफ इमेज बात करते हैं कि स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज नंबर ए, जहाँ पर आप एक सिंगल माइक्रोस्पोर के डिटेल सेक्शन को देख सकते हैं, स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर की जो आउटर लेयर है उसे एक्साइन कहा जाता है, इंटरनल लेयर को इंटाइन कहा जाता है। उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके साथ ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है सिंगल माइक्रोस्पोर का, जिसे एक डिटेल स्ट्रक्चर के रूप में आपने देखा। इमेज नंबर बी देखिए, तो ये एपिकल व्यू है स्पोर का। एपिकल व्यू मतलब कि आपने बिल्कुल टिप से जो है वो सेक्शन देखा, तो आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आता है ये स्ट्रक्चर। सी है आपका, देखिए बेसल व्यू, यानी कि अभी आपने टिप पे देखा, अब बॉटम पे देखेंगे कि स्पोर एक्चुअली दिखता कैसा है। इमेज नंबर डी में देखिए, इमेज नंबर डी है आपका, ये है एक मेगास्पोर इन टेट्राड पोजीशन। देखिए मेगास्पोर आपका ये है, मेगास्पोर माने फीमेल गैमेट। इमेज नंबर ई देखिए, एक सिंगल मेगास्पोर है, ठीक है, ये आपने 3 सेक्शंस में देखा, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन के बाद या डिवीजन के बाद इन्होंने 3 पार्ट्स में खुद को डिवाइड किया, और इनमें से एक को अगर आप देखें तो उसका डिटेल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार नज़र आएगा। यानी कि यहाँ पे आउटर जो लेयर है उसे एक्सोस्पोर कहा जाता है, जो काफ़ी ऑर्नामेंटेड होती है। इंटरनल लेयर को एंडोस्पोर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और साथ ही में साइटोप्लाज्म का भी कुछ सेक्शन यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। तो एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर के बीच में एक और सिंगल लेयर होती है, जिसे मीजोस्पोर के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक सिंगल मेगास्पोर जो होती है 3 लेयर्स के द्वारा कवर्ड होती है, ठीक है। चलिए, ये तो होगा आपके स्पोर का सेक्शन। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आपकी इमेज पे आपकी स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको, इसलिए हमने आपको एक जो पूरा वे में थ्योरेटिकल पोर्शन और साथ में आपको जो डायग्रामेटिक पोर्शन होता है वो सब आपको सेम जगह प्रोवाइड किया, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है इसको समझना। तो चलिए देखते हैं कि गैमेटोफाइट जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो जो माइक्रोस्पोर होता है यही इनिशियल स्टेज होती है मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होता है माइक्रो गैमेटोफाइट का, ये इन सीटू प्रोसेस होता है। इसका मतलब कि ये स्टार्ट होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। इन सीटू मतलब कि अंदर जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो इसे प्रीकॉशियस स्टेज भी कहा जाता है। इन सीटू मतलब प्रीकॉशियस स्टेज, ठीक है। और प्रीकॉशियस मतलब कि जो डेवलपमेंट होती है मेगास्पोर की, ये कहाँ स्टार्ट होती है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। चलिए, इतना आपने देखा, अब आगे देखिए। जनरली 13 सेलों का एक स्टेज नज़र आएगा आपको यहाँ पर, जिसे जो तब बनता है जब माइक्रोस्पोरेंजियम का डेहिसेंस जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 13 सेल स्टेज के बाद गैमेटोफाइट का जो है वो स्टेज स्टार्ट होता है। और यहाँ पे एक जो ईच माइक्रोस्पोर है यहाँ पे कैसा होता है, यूनिसेलुलर होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा, राउंडेड, स्फेरिकल और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। और इसके बाहर आउटर स्पाइनी थिक एक्सोस्पोरियम नज़र आता है, और इनर जो होता है वो थिन एंडोस्पोरियम होता है। यानी कि एक जो माइक्रोस्पोर आपको नज़र आएगा ये, ठीक है, एक जो माइक्रोस्पोर आपको नज़र आता है ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल का बना हुआ। यूनिन्यूक्लिएट मतलब कि पूरी सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके साथ ही राउंडेड और स्फेरिकल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ये होता है। और आउटर जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी स्पाइनी होता है, और थिक एक्सोस्पोरियम यहाँ पे नज़र आता है। एक्सोस्पोरियम मतलब आउटर लेयर, और इनर लेयर को हम एंडोस्पोरियम के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना डाउट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये आप इमेज नंबर ए देख रहे हैं, तो पहला आपका क्या है, एक्सोस्पोरियम, दूसरी लेयर आपकी क्या है, एंडोस्पोरियम, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको। अब देखिए पहली डिवीजन कैसे, देखिए डिवीजन थोड़ा सा यहाँ पे आपको टिपिकल लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको एक बार इमेज को क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए इमेज क्या कि आपकी क्या है, सेल है, ठीक है। पहला डिवीजन कैसा होता है, पहला डिवीजन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये देखिए आपको इस इमेज में दिखेगा, तो सेल में बिल्कुल इस प्रकार से डिवीजन स्टार्ट होती है। अब जो पहला डिवीजन होगा उसे प्रोथैलियल सेल कहा जाता है, और जो दूसरी होती है इसे एंथेरिडियल इनिशियल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो छोटी सेल है जिसे लेंटिकुलर डिवीजन कहा जाता है, जो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन इसे लेंटिकुलर डिवीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस लाइक जो सेल है वो डिवाइड करती है इन 2 पार्ट्स में, ठीक
ठीक है। अब देखिए ये जो छोटे सेल है ये पार्टिसिपेट नहीं करते डिवीजन में, सिर्फ ये आर्की एंथ्रीडियल सेल है यही डिवाइड करती है। तो ये भी एंथ्रीडियल सेल दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि एक सिंगल सेल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। आगे चल करके यही जो डी वाली यही जो सेल है, जो सेल सी स्टेज में है, यही फर्दर और डिवाइड करती है, जिसमें लोअर सेल डिवाइड नहीं करती, सिर्फ अपर सेल डिवाइड करती है। और एक इस प्रकार का यानी कि 5 सेल स्टेज जो है यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो है आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। माइक्रोस्पोर जो है बिल्कुल साइड से डिवाइड करती है लेंटिकुलरली, ठीक है। और डिवीजन के बाद ये जो सेल है वो एज इट इज़ रह जाती है, जबकि ये डिवाइड कर जाती है 2 पार्ट्स में। आगे चल करके लोअर वाली सेल डिवाइड नहीं करती, केवल अपर सेल डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में। और ये एक 5 सेल स्टेज जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इतना समझा। अब देखिए आगे यहाँ जो प्रोथैलियल सेल होती है वो आगे चलकर डिवाइड नहीं करती, जैसे कि हमने अभी बात की, ठीक है। ये जो सेल होती है प्रोथैलियल सेल ये डिवाइड नहीं करती, और ये जो है वो लगातार डिवाइड करती है। तो अब ये किस स्टेज में आ चुकी है? 5 सेल्ड स्टेज में, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखिए आपकी स्क्रीन पे जो कंटेंट आप देख रहे हैं 5 सेल स्टेज आपने देखी। अब यही कंटेंट आपको यहाँ पर रिटन फॉर्म में नज़र आएगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन, अगर आप बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो। अब देखिए अभी आपने 5 सेल स्टेज देखी थी और आपने उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कंटेंट को आगे मूव करते हैं। तो देखिए होता क्या है गाइज यहाँ पे कि पहले जो सेल आपने देखा कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है। यानी कि बीच में सेल का गुच्छा था और किनारे किनारे एक सेल की लेयर थी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको कैसे सेल दिखी थी? 5 सेल स्टेज के बाद क्या हुआ कि आउटर सेल ने अपने आप को डिवाइड करा, और डिवीजन के बाद जो इंटरनल जो सेल है, देखिए अंदर सिर्फ एक सेल रह जाती है और बाकी सारी सेल जो होती है आउटर लेयर में अरेंज हो जाती है। अब क्योंकि ये कवर करके रखती हैं इसलिए इसे एक नाम दिया जाता है जैकेट सेल्स। और अंदर जो एक सेल होती है ये फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ की जो सेल्स होती हैं, ये जो 4 आपको सेल्स नज़र आती हैं, ये इस प्रकार डिवाइड करती हैं कि डिवीजन के बाद ये 2-2 पार्ट्स में इस प्रकार से डिवाइड कर जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यही जो 4 सेल्स हैं इनमें से 2 सेल्स जो होती है वो लार्जर इन साइज हो जाती है और एक कर्व्ड वॉल की संरचना बनाते हैं इस प्रकार से, जिसे जैकेट सेल्स या फिर 8 एंथ्रीडियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। और ये सिर्फ एक प्रोथैलस का एक हिस्सा होती हैं, ठीक है। आगे देखिए प्रोथैलस का हिस्सा मीन्स कि अभी इनमें इनमें गैमेट लाइक प्रोडक्शन हुआ नहीं होता, इसलिए आप इसे प्रोथैलस का एक हिस्सा भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये एंथ्रीडियल सेल्स आगे चल करके कुछ इस प्रकार से अरेंज होती हैं कि सेल के अंदर बिल्कुल सेल के अंदर जो सेल का गुच्छा होता है ये आगे चल करके साइज में थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये इनका जो डिवीजन होता है वो पेरिक्लाइनल होता है, यानी एक बार इस प्रकार एक बार इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्हीं को आप क्या कहेंगे? इन चारों सेल्स को एंड्रोगोनियल सेल, ठीक है। और ये बाहर की जो 4 सेल्स होती हैं इन्हें आप क्या कहोगे? 8 जैकेट सेल्स, क्योंकि हमने अभी बात की कि ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई, ठीक है। ये जैकेट सेल्स हुई और ये क्या हुई? एंड्रोगोनियल सेल्स। अब देखिए एक स्पीशीज़ है जिसका नाम है एस यानी कि सिलेजिनेला क्रॉसियाना। इसमें जो गैमेटोफाइट होती है यहाँ पे शेड यानी कि प्लांट की बॉडी से नीचे गिर जाती है और फर्दर ये एक अलग प्लेस पे जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करती है, ठीक है। यानी कि प्लांट से नीचे गिर करके जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कर दे, जैसे मेच्योरिटी इसके पास आ जाती है वैसे प्लांट से नीचे गिर जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए अगले स्टेज में जो स्पोर्स हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, यानी कि डेहिसेंस का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है और इनका जो एक्सोस्पोरियम होता है वो रप्चर कर जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, हमने हर बार ही ये वीडियो में डिस्कस किया है कि जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी आउटर लेयर जो कि थोड़ा ऑर्नामेंटेड और टफ होती है ये क्या करती है? रप्चर हो जाती है, ठीक है। अब जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं डिवाइड करती हैं और अगेन डिवीजन के बाद ये लॉट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि 128 और 256 के करीब में, ठीक है। कैसा? आपने ये 8 सेल स्टेज अभी आपने देखी। इसके बाद क्या होता है कि ये फर्दर कुछ इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, देखिए
ठीक है। डिवीजन के बाद इनमें छोटे छोटे चैनल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, जिन्हें प्राइमरी एंड्रोगोनियल मदर सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चल करके यही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और आफ्टर डिवीजन यहाँ पे जो निकल कर आता है उसे कहा जाता है आफ्टर डेवलपमेंट एंथ्रीडियल मदर सेल जो होता है आगे चल करके एंथ्रोजोइड्स में डेवलप कर जाती है। ठीक है, फाइनली अब ये जो आप प्रोसेस देखेंगे ये मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंथ्रीडियल मदर सेल किस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है? एंथ्रोजोइड्स में। ठीक है, अच्छा एंथ्रोजोइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि सिर्फ एक न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और एंथ्रोजोइड्स बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनमें एक इनका जो फ्लैजिला होता है थोड़ा छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिए एंथ्रोजोइड्स यहाँ पे जब लिबरेट होते हैं तो इनकी आउटर जो लेयर होती है जो स्पोर होता है उसकी आउटर लेयर की रप्चरिंग के बाद या दोनों लेयर की रप्चरिंग के बाद जब एंथ्रोजोइड्स जब लिबरेट होते हैं बाहर के एटमॉस्फेयर में तो स्विम करके यानी कि तैर करके फीमेल आर्चिगोनियम तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आया होगा। चलिए बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। तो यहाँ जो इनिशियल स्टेज होता है जहाँ से फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, वो सबसे पहला स्टेप होता है मेगास्पोर। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है या जो इनिशियल स्टेज होता है वो मेगास्पोर के डेवलपमेंट के साथ में स्टार्ट होता है। तो यहाँ जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो मेगास्पोर होता है इसके अंदर जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो यहीं से जो फर्स्ट स्टेज है यहीं से स्टार्ट होगा। बहुत ही सिंपल सा कंटेंट है। देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो मेगास्पोर है ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर से बाहर की तरफ लिबरेट होता है, यानी कि बाहर की तरफ मूव करता है। और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद ये जो आर्चिगोनियम है जैसे ही बाहर आता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर, वैसे ही बाहर की जो दो लेयर्स होती हैं जिनमें कि एक्सोस्पोर होता है जो कि आउटर वॉल होती है और मीजोस्पोर जो कि मिडल वॉल होती है, दोनों रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि रप्चर नहीं हो जाती, जो इनकी आउटर और मिडल लेयर है ये और तेज़ी के साथ में ग्रो करती है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में इनका फॉर्मेशन हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट एक इनके बीच में एक फॉर्मेशन होती है एक स्पेस की। ठीक है, यही अच्छा देखिए स्पेस मतलब क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये। ठीक है, ये आपका क्या है, ये एक फीमेल गैमेटोफाइट की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिखाई जा रहे हैं और ये है आपका मेगास्पोर। मेगास्पोर के अंदर देखिए जैसे ही अभी हमने डिस्कस किया कि आउटर लेयर जिसे आप एक्सोस्पोर कह रहे हैं और एक इनर लेयर, ठीक है, जब ये साइज़ में बढ़ रही हैं तो अंदर के अंदर एक कैविटी का प्रोडक्शन होता है। कैसे? जैसे आप एक बलून है, बलून को और भी ज़्यादा जब तक आप हवा भरेंगे तो उसके अंदर का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे आउटर और मिडल लेयर साइज़ में बढ़ती चली जाती है अंदर एक कैविटी की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आप अपनी इमेज में देख रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये साइज़ में धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और यहाँ पे एक सेंट्रल वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो क्लियरली यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है ये इतनी स्पीड से मतलब काफ़ी तेज़ गति के साथ में डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी तेज़ गति से डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। पहली स्टेज में क्या होता है कि सारा न्यूक्लियस जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेज में आप क्या देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म से जो न्यूक्लियस हैं वो एक साइड में सेटल हो गए हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगले स्टेज में आप क्या देखेंगे, ये जो एपिकल रीजन है जहाँ पे सारे न्यूक्लियस सेटल हो गए हैं, इस स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज में आप क्या देखते हैं कि नीचे की तरफ जो है यहाँ पे भी डेवलपमेंट यानी कि सेल का डिवीजन जो है वो भी चलता रहता है, अपर पोर्शन पे भी डिवीजन चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए इतना अगर हिस्सा आपको समझ में आया है तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो लोअर रीजन है आपका, ठीक है, इसे नॉन सेलुलर रीजन कहा जाता है और इसे स्टोरेज रीजन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे वो सारा न्यूट्रिशन या नरिशमेंट आप कहें वो प्रोवाइड होता है जो गैमेटोफाइट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वो सारे मटेरियल यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, इसीलिए इसे स्टोरेज रीजन के नाम से जाना जाता है। और ये हिस्सा जिसे अपर सेलुलर रीजन कहा जाता है
ये क्या होता है, ये फीमेल प्रोथैलस का एक हिस्सा होता है, ठीक है, या इसे फीमेल प्रोथैलस भी कहा जाता है जनरली, और इसे आप अपर सेलुलर रीजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज में देखिए क्या होता है। नेक्स्ट स्टेज में जो वॉल होती है लोअर सेल्स की, वो थिकर हो जाती है और उनके बीच में एक डायफ्राम का फॉर्मेशन होता है। डायफ्राम क्या होता है, जैसे आपने दोनों लंग्स के नीचे आपके इस टाइप की, जैसे देखिए स्क्रीन पे आप, ये आपका क्या है, वो है, ये आपकी विंड पाइप और इसके साइड में दोनों आपके लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स के नीचे डायफ्राम ऐसा होता है ना, तो डायफ्राम क्या होता है, दो कैविटीज़ को सेपरेट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे टर्म डायफ्राम लिया गया है। और डायफ्राम प्रेजेंट कहाँ है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। दो डिफरेंट सरफेसेस को या दो डिफरेंट टिश्यूज़ को सेपरेट करने वाला जो यहाँ पे कनेक्टर है या कनेक्टिंग लिंक है, वो आपका डायफ्राम है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक डायफ्राम, थिक डायफ्राम की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, आगे चल करके जो वैक्यूल होता है, क्योंकि लगातार सेल का डिवीजन स्टार्ट होता रहता है, तो सेल डिवीजन के बाद यहाँ पे जो वैक्यूल होता है, क्योंकि सेल की संख्या बढ़ जाती है तो वैक्यूल डिसअपियर हो जाता है आगे चल करके, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है आगे चल करके। ये जो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना है हमें कि सिलाजिनेला मार्टेंसी के अंदर, जैसा कि आप अपने यहाँ पे देख रहे हैं, सिलाजिनेला मार्टेंसी के अंदर ये वाली स्टेज यानी कि वैक्यूल के डिसअपियरेंस की जो स्टेज होती है वो नज़र नहीं आती। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीप में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि पीजीटी के लिए या जीआईसी के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आगे देखिए, इस स्टेज में जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो लिबरेट कर जाती है, यानी कि बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाते हैं गैमेटेंजियम से, ठीक है। और ये एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के, जब ये डेहिसेंस का प्रोसेस होता है या लिबरेशन का प्रोसेस होता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि जहाँ पे भी गैमेटेंजियम से रिलीज़ होती है, वो उसे एक सबस्ट्रेटम चाहिए होता है अटैचमेंट के लिए, तो वहाँ पे जाकर के वो अटैच हो जाती है और धीरे धीरे वहीं पे जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, जर्मिनेशन के प्रोसेस के पहले जो एक्साइन और मेजाइन, यानी कि एक्साइन मेजाइन है क्या एग्जैक्टली, देखिए तो ये आपका क्या है, स्पोर, ठीक है। अब यहाँ पे दो लेयर्स होते हैं, तीन लेयर्स बेसिकली होती है, इंटाइन, एक्साइन, और इन दोनों के बीच की जो लेयर होती है उसे मेजाइन के नाम से जाना जाता है। जो सेलुलर टिश्यू इनके बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बाहर की जो एक्साइन है और बीच की लेयर मेजाइन, दोनों की दोनों रप्चर कर जाती हैं, और जो बीच का टिश्यू होता है ये बाहर की तरफ स्वेल करता जाता है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो राइजॉइड्स होते हैं, यहाँ पे कुछ राइजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है इस तरफ जो ऊपर का सेक्शन है ना, जो ऊपर का सेक्शन आप इस तरीके से देख रहे हैं, यहीं पर राइजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यही जो राइजॉइड्स होते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हैं कि जो गैमेटोफाइट होती है वो सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच हो जाती हैं, और अटैचमेंट के बाद ही वाटर एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन किस लिए, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आया होगा। आगे देखिए, अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और कई सारे जो हमारे यूट्यूब परिवार के मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि मैम वीडियो ज़्यादा लंबी ना रखा करें, छोटी छोटी होंगी तो उनको कंटेंट क्लियरली समझ में आएगा। तो उनकी कमेंट्स का सम्मान करते हुए हम अपनी वीडियो को थोड़े थोड़े सेक्शंस में लेकर के आते हैं, और उम्मीद है कि जब आप इन छोटे छोटे सेक्शंस को देखते हैं तो वीडियोज़ के जो कंटेंट है आपको सभी को समझ में आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम के बारे में। चलें, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अमृता को दी इजाज़त। नमस्कार।